नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक और प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से कंजंक्शन चैप्टर के 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आप ये मान के चलिए, इन 25 क्वेश्चन में हम लोग फिलर के क्वेश्चन भी करेंगे और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन भी करेंगे। फिर हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी मैं आपको लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको एरर के करा चुका हूँ। अब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलर भी देख लेते हैं कि किस तरीके के इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें करना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप ये विश्वास करके चलिएगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी कंजंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहे राइट डाउन डैश योर नेम एंड रोल नंबर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को क्या करके सॉल्व करेंगे, आपका क्या तरीका रहेगा। तो आपका तरीका जो भी रहे वो तरीका अपने पास रखिए। मैं आपको एक वो तरीका बता रहा हूं जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। मेरे प्यारे साथी, कभी भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आए या फिलर का क्वेश्चन आए, इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आपको आंसर का अंदाजा ऑप्शन से भी लग जाएगा कभी कभी। तो अब जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो क्या आप चारों ऑप्शन के बारे में नहीं जानते क्या बढ़िया तरीके से? तो आप कहेंगे भैया बहुत अच्छे से जानते हैं। बोथ का जो पेयर होता है वो एंड के साथ होता है, आइदर का जो पेयर होता है वो और के साथ होता है, नाइदर का जो पेयर होता है नॉर के साथ होता है, और नॉट ओनली का जो पेयर होता है बट ऑल्सो के साथ होता है। तो क्या आप ये सब चीज़ें जानते हैं? तो आप कहेंगे अरे भैया जी इतने दिनों से यही तो पढ़ रहे हैं, तो सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो आप जरा मुझे देख के बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में यहाँ पे एंड दिखा? तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल देख लिया था। तो बस अब मुझे बताओ एंड के साथ कौन सा वर्ड है चारों में से जो पेयर बनाता है? तो आप कहेंगे बोथ। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी कौन क्या है, क्या वो यूज करते हैं, किसको कैसे यूज करते हैं, किसका मीनिंग क्या होता है, सारी चीजें मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई हैं। प्रैक्टिस के दौरान भी मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं कि कब किसका यूज करना होता है। समझ में आ रखी है सारी बातें? चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हो गया, कर लोगे आसानी से। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड का था, बस आपको ये देखना था एंड यहाँ पे दे रखा है तो इसका पेयर किस कंजंक्शन के साथ बनेगा। तो बोथ आपका एक वर्ड होता है जिसका कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर होता है एंड के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है ही बीकेम अ मिनिस्टर, ही डिडंट अलाउ हिज एनी ऑफ हिज रिलेटिव टू लिव विद हिम। कह रहा है जितनी जल्दी वह मिनिस्टर बन जाएगा ना, जैसे ही वो मिनिस्टर बना, एज ये कह रहा है ही बीकेम अ मिनिस्टर, ही डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स टू लिव विद हिम। वो कह रहा है जैसे ही वह मिनिस्टर बना, उसने किसी को भी अलाउ नहीं किया अपने रिलेटिव को अपने साथ रहने के लिए। तो आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा वर्ड आ सकता है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया जी यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है। मतलब आपके क्वेश्चन के अंदर दो क्लाउजेस दी गई हैं। अब दो क्लाउजेस को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है। आप मुझे देख के बताइए आपको कितने कंजंक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इन ऑर्डर दैट, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रखी है और उसके साथ कंजंक्शन ऐड करके दे रखा है। और मैंने आपसे कहा था जब भी हम किसी चीज को शॉर्टन करके लिख सकते हैं, मतलब मुझे ये प्रेपोजिशन फ्रेज और इसके साथ में ये आपका दैट कंजंक्शन, ये मुझे लगाने की क्या जरूरत है जब इसकी जगह मैं केवल कंजंक्शन से काम चला लूंगा। तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन को हम नहीं लगाएंगे। हालांकि कई सारे बच्चों ने लगा दिया होगा, पर मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब स्टेटमेंट लिखी हुई आती है ना, वो आपको जो दे रहा डायरेक्शन लिख के देता है, उसमें सीधे कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यू हैव टू चूज देयर। समझ में आ गई बात? अच्छा, इन केस आएगा नहीं क्योंकि ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो इसका तो नीड ही नहीं है हमें। आपको फिलहाल एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। इन केस जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, इसकी खास बात ये होती है, इसका पूरा मीनिंग देता है आपका बिकॉज नाम का कंजंक्शन।
क्योंकि ये अपने आप में ना कारण बताने के लिए आ जाती है, इन केस कि ऐसा था, ऐसे ये हो गया। तो ये बिकॉज नाम का आपका एक कंजंक्शन होता है जो कि इन केस की सेंस लेता है पूरी तरीके से। तो कभी भी आपको इन केस लगा के दे और उसकी जगह अगर आपको कंजंक्शन लगाना हो तो आप बिकॉज लगा देना। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछती है एसएससी, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज लॉन्ग एज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज लगा दोगे तो फिर टाइम गैप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम गैप की बात ही नहीं है, वो बोल रहा है जैसे ही मिनिस्टर बना उसने तुरंत ही ऐसा कर दिया कि भाई उसने किसी को भी अलाउ नहीं किया रिलेटिव को अपने साथ रहने के लिए। तो एज लॉन्ग एज वाला नहीं बोलेंगे, एज सून एज वाला बोलेंगे, तब जाके सही होगा। हालांकि दोनों ही वर्ड टाइम की रेफरेंस में आते हैं, एज लॉन्ग एज भी जितने समय तक, और एज सून एज भी, ठीक है। ये दोनों ही टाइम की रेफरेंस में आते हैं। फिलहाल आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। कह रहा है इट वॉज स्नोइंग वी डिसाइडेड टू कैरी ऑन ड्राइविंग इन द माउंटेन्स। कह रहा है बारिश हो रही थी, मतलब जो स्नोइंग थी यानी बर्फबारी जो थी वो हो रही थी, पर भी हमने डिसाइड किया कैरी ऑन मतलब लगातार जारी रखना, ड्राइविंग इन द माउंटेन्स पहाड़ों में ड्राइव करते रहना। हमने जारी रखा पहाड़ों में ड्राइव करते रहना, जबकि स्नोइंग हो रही थी यानी कि भारी बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी। तो आप मुझे बताओ, क्या ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा हो रहा था फिर भी ऐसा किया गया, इसके बावजूद भी ऐसा किया गया? तो वो बता रहा है कि भाई बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन हमने फिर भी डिसाइड किया कि हम जो है माउंटेन पे ड्राइव करते रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन है जो आ सकता है? देखो हाउएवर जो होता है ना, ये एक एडवर्बियल कंजंक्शन होता है, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब होता है, लेकिन ये क्या करता है आपका कंजंक्शन का काम भी कर लेता है। ये क्या कर लेता है? कंजंक्शन का काम भी कर लेता है। पर फिलहाल हमें यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। अच्छा, इफ की अगर हम बात करें तो ये कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन होता है, मीनिंग करता है यदि का। किसका मीनिंग करता है? यदि का मीनिंग करता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। अनलेस भी आपका कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन है और इसका जो ये मीनिंग होता है वो यदि नहीं का मीनिंग करता है। ये किसका मीनिंग करता है? यदि नहीं, ठीक है, इसका मीनिंग करता है, क्योंकि ये निगेटिव कंजंक्शन होता है। ये सारी बातें याद रखनी है आपको हमेशा के लिए, तभी क्वेश्चन ठीक तरीके से बना पाओगे। मैंने कहा अनलेस कंजंक्शन होता है और ये यदि नहीं का मीनिंग करता है, और ये कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन है, और ये निगेटिव कोनोटेशन का कंजंक्शन होता है। अब ये वाली बात इसलिए याद रखनी है क्योंकि इसके साथ आप कभी भी किसी प्रकार की निगेटिव एडवर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही कैसा है? निगेटिव है। तो निगेटिव एडवर्ब अगर इसके साथ लगा के देगा तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको दो कंजंक्शन और बताए थे, एक तो मैंने कहा था दो होता है और एक मैंने कहा था ऑल दो होता है। ये दो कंजंक्शन ऐसे हैं कि भाई इनमें से आप किसी को भी यूज़ कर लेना, इन दोनों का ही मीनिंग होता है हालांकि के सेंस में, और इन दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनका जो पेयर बताया था वो आपको याद रखना है। जब भी आप दो या ऑल दो में से किसी का भी यूज़ करेंगे तो आपके पास सीधी खास बात ये होगी, या तो आप कॉमा लगा दीजिए या आप येट लिख दीजिए, ठीक है। या तो आप कॉमा लगाइए या आप येट लिखिए, लेकिन कभी भी कॉमा और येट ये दोनों एक साथ लिखने की कोशिश मत करना, बात गलत हो जाएगी अगर एक साथ लिख दोगे। या तो कॉमा लगाओ या येट लगाओ, लेकिन दोनों में से एक जरूर लगाना पड़ेगा। हालांकि गलती एग्जामिनर एक और भी बना के देता है, एक तो ये वाली गलती बनाता है और एक गलती और बनाता है, वो ऑल दो और दो के साथ में ना बट को बहुत जल्दी लेके आता है, क्योंकि मीनिंग बहुत अच्छा बनाता है बट वहां पे। तो ये भी अगर एग्जामिनर लगा के देगा तो गलत हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने कल की क्लास में बताई थी, आज की क्लास में ही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो यही बनेगा, दो, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, यही आंसर बनेगा। क्योंकि ये यहाँ पे इसी प्रकार की सेंस भी रख रहा है, कह रहा है हालांकि बर्फबारी हो रही थी लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया टू कैरी ऑन, जारी रखना, ड्राइविंग इन द माउंटेन, पहाड़ों में ड्राइव करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन में अगर पूरा तरीके से इसको ठीक किया जाए तो यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है, तब एकदम सही मीनिंग इसका बनेगा प्रॉपर, ठीक है भाई। यानी कि ये छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे कॉमा लगाना भी जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करो। कह रहे द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, फिर डैश एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी इज फाउंड। तो कह रहा है पुलिस जो है इसको रिगार्ड करेगी एज एन एक्सीडेंट, मतलब पुलिस जो है इसको कंसीडर करेगी एक एक्सीडेंट की तरह यदि किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिला। तो आप अगर देखेंगे यदि नहीं की सेंस यहाँ पे है,
तो यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर कंडीशन बताई जा रही है कि भाई यदि किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं मिला तो जो पुलिस है वो इसको एक एक्सीडेंट की तरह कंसीडर करेगी। तो मैंने कहा जब यहाँ पे कंडीशन वाली बात आ रही है तो जरा मुझे आप देख के बताओ, क्या आप नहीं जानते कि ये स्टिल एक एडवर्ब होती है भाई? स्टिल, और मैंने आपको बताया था येट। येट के बारे में तो मैंने ये भी बताया था कि वो कंजंक्शन के साथ भी होता है और वो आपका एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो स्टिल और येट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, याद होगा। तो ये एडवर्ब है मेरे प्यारे साथी, तो ये तो नहीं बनेगा। अच्छा, व्हेनेवर आपका कंजंक्शन होता है लेकिन ये एडवर्बियल कंजंक्शन होता है, फिलहाल इसकी नीड नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं आएगा। अदरवाइज ये भी नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये अन्यथा के सेंस करता है। अगर अदरवाइज इधर वगैरह दे रखा होता तब चल सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर इसको लगा दोगे तो मीनिंग ही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अनलेस लगाना पड़ेगा, जो कि कंडीशन बताने के लिए एकदम परफेक्ट कंजंक्शन है। तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो कैसे बोलेंगे? द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस एनी एविडेंस टू द कंट्री इज फाउंड। यानी यदि कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो पुलिस क्या करेगी? उसको एज एन एक्सीडेंट कंसीडर करेगी। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों को समय लग सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक, शातिर, चतुर है तो उस व्यक्ति को इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 2 से 3 सेकंड का समय बहुत है। कैसे भाई? आपसे मैंने क्या कहा, कभी भी फिलर का क्वेश्चन आए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आए, आप सिर्फ क्वेश्चन में क्या करो, आप सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन देख के आंसर लगाने का तरीका ढूंढा करो। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने एक बार इसको पूरी तरीके से पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा इनमें से कंजंक्शन है चारों में से जिसके साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर बनता है? तो आप कहेंगे भैया जी एक ही है, डी वाला, लेस्ट। याद है ना, बताया था कहीं ऐसा ना हो जाए। तो लेस्ट के साथ मैंने आपसे कहा था दुनिया की कितनी भी मॉडल वर्ब हो, लेकिन आएगी इसके साथ कौन सी? हमेशा शुड। और प्लस में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी तो आप जानते ही हो, बिकॉज आपका कारण बताने वाला कंजंक्शन होता है, अनलेस कंडीशन बताने वाला होता है, और सो दैट ये तो मतलब ऐसे करके होता है, लेकिन इसको एक साथ लिख दिया है तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता। सो दैट होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये सीधा सीधा एक साथ नहीं आएगा, वो गलत हो जाएंगी चीजें भाई। ठीक है, तो सो के साथ दैट का पेयर भी होता है, सो के साथ एज का पेयर भी होता है। मैंने आपको दोनों ही बता रखे हैं कल की क्लास में। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके का है। जो बच्चा ऑप्शन से जाएगा वो विद इन सेकेंड आंसर निकाल के लाएगा। कैसे? आप यहां पे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। आपने यहां पे देखा भैया, सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपकी नजर बहुत तेज रहनी चाहिए। आपने देखा कि यहां पे देन कंजंक्शन दे रखा है। अब मुझे आप बता दो देन कंजंक्शन का पेयर किसके साथ बताया था मैंने? तो आप कहेंगे भैया हार्डली और वियरली, रेयरली, स्कार्सली, ये जो निगेटिव एडवर्ब होती हैं इनके साथ तो व्हेन या बिफोर का पेयर होता है। तो ये तो नहीं, क्योंकि हमें तो देन के साथ वाला चाहिए। जस्ट एज के साथ नहीं होता, एज सून एज के साथ नहीं होता, क्योंकि टाइम गैप का कोई मामला नहीं होता यहाँ पे। लेकिन नो सूनर जो होता है इसके साथ एकदम परफेक्ट पेयर बनता है देन का। तो नो सूनर के साथ होता है THEN वाले देन का पेयर। अच्छा, कभी भी अगर THEN देन दे दे तो ये चीज गलत हो जाएगी। किसका पेयर होता है? THEN देन का पेयर होता है नो सूनर के साथ। तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैंने कहा ना, फिलर वाले क्वेश्चन और इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा कंजंक्शन चैप्टर के। क्यों? क्योंकि आपको जो तकनीक बताई गई है कि आप ऑप्शन को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा आंसर आएगा आपका। क्योंकि आपको यहां से पढ़ोगे तो यहां से आपको एनालिसिस करना है और बस इधर से आके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना है सीधा। आ जाओ नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट और डैश आई गेट अ टैक्सी। अब आप देखो ना, आपको क्वेश्चन इतने 4 ऑप्शन दे रखा है। अब आप नहीं जानते क्या? चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हो नॉर का पेयर नाइदर के साथ होता है, और का पेयर आइदर के साथ होता है, इफ का कोई पेयर नहीं होता, एंड का पेयर जो होता है वो बोथ के साथ एंड का पेयर होता है। तो मैंने आपको सारे बता रखे हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? आइदर। तो आइदर का पेयर किसके साथ होता है? और के साथ होता है, और के साथ। किस ऑप्शन में दे रखा है भाई? ये रहा सी वाला ऑप्शन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप एक ही बार में चीजों को ठीक तरीके से पहचानना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन में फंसोगे, इस क्वेश्चन में पक्का फंसोगे। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है बी लोकेटेड द की डैश द लॉक। अब आप मुझे बताइए,
हमने की को लगाया, किस लिए लगाया? लॉक करने के लिए। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, कई बच्चे यहाँ पे शर्त मान के चलेंगे और वो क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंस लगा देंगे या एज लगा देंगे। भाई समझो, मैंने आपको एक एक बताया हुआ है। देखो ड्यूरिंग जो होता है ये एक प्रेपोजिशन के रूप में काम करता है और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें टाइम पीरियड दिखाना हो। ये एक प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है और इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें एक टाइम पीरियड को दिखाना होता है। तो यहां पे ये तो नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा, अनलेस का यूज मैंने अभी बताया कि इसको हम कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं और ये यदि नहीं का मीनिंग करता है। किसका मीनिंग करता है? यदि नहीं का। ठीक है, तो यहां पे ये भी नहीं आएगा। अच्छा, सिंस का यूज क्यों नहीं कर सकते? यहां पे कई बच्चे यहां पे सिंस का यूज करने के सोच रहे होंगे, सिंस द लॉक बोल दो कि जब तक लॉक नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे साथी, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंस होता है ये दो सेंस में काम करता है। यानी आप इसको एज अ कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो, आप इसको एज अ कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो और आप इसको एज अ प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हो। पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब आप इसको एज अ कंजंक्शन यूज करोगे तब ये आपका टाइम के सेंस में और कंडीशन बताने के सेंस में दोनों में ही यूज होता है। लेकिन जब आप इसको एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हो तो वहां केवल ये टाइम की रेफरेंस में आता है, आप इसको कंडीशन की रेफरेंस में यूज कर ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे साथी, आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पे सिंस लगाया तो यहां पे ये कंजंक्शन की रेफरेंस में नहीं आएगा, यहां पे ये प्रेपो की रेफरेंस में आएगा। अब प्रेपो की तौर पे जब ये काम करेगा यहां पे, तो फिर तो ये कंडीशन बना ही नहीं सकता कि भाई जब तक लॉक ना हो जाए। तो गलत बात हो गई यहां पे, इसी वजह से सिंस नहीं लगा सकते। अब यहां पे केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, फॉर। अब आपको याद होगा, ये मैं प्रेपोजिशन चैप्टर में भी आपको बताऊंगा, जो ये फॉर आपकी प्रेपोजिशन होती है, ये प्रेपोजिशन आपकी पर्पस बताने के लिए आती है। तो भाई हमने की को लगाया, बी लोकेटेड द की, हमने की को लगाया, किस लिए लगाया? फॉर व्हाट पर्पस? किस पर्पस के लिए हमने की को लगाया? लॉक करने के लिए, फॉर द लॉक। समझ में आ गई बात? तो पर्पस बताना था, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा। अब ये मैं इसीलिए नहीं लेके आया। अब आप कहोगे भैया जी ये तो प्रेपो का क्वेश्चन था, तो आप इसे कंजंक्शन चैप्टर में क्यों लेके आए? मेरे भाई इन तीन ऑप्शन की वजह से। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। ये क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है हुस्ना वॉज इन पेन डैश सी डिड नॉट टेल एनीवन ऑफ हर प्रेडिकामेंट। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगा। देखो, कई बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा ऑप्शन लगाने वालों की जो संख्या होगी वो ये वाली होगी, इन स्पाइट ऑफ। क्यों? क्योंकि ये एकदम परफेक्ट मीनिंग करेगा यहां पे के बावजूद का। तो बच्चे, कुछ बच्चे जिनकी हिंदी इंग्लिश बढ़िया होती है, तो वो हिंदी इंग्लिश निकालने में बहुत महारत हासिल होती है उनको, तो वो यही हरकत करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है हुस्ना वॉज इन पेन, हुस्ना बहुत दर्द में थी। सी डिड नॉट टेल एनी वन ऑफ हर प्रेडिकामेंट, लेकिन फिर भी उसने अपनी मुसीबत के बारे में किसी को नहीं बताया, अपनी परेशानी के बारे में किसी को नहीं बताया, जबकि हुस्ना बहुत दर्द में थी। तो कई सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ लगा देंगे कि दर्द में होने के बावजूद भी उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया अपनी परेशानी के बारे में। तो कई बच्चे इन स्पाइट ऑफ लगा देंगे। पर आपकी जानकारी के लिए डिफरेंस बताना चाहूंगा, इन स्पाइट ऑफ और मेरे प्यारे साथी डेस्पाइट, दोनों ही वर्ड में डिफरेंस है। आपसे मैंने कहा था जब आप इंस्पाइट ऑफ को यूज करते हैं तो ये एक प्रेपो के रूप में काम करता है, और जब आप डेस्पाइट को यूज करते हैं तो ये एक कंजंक्शन के रूप में काम करता है। अब आप मुझे बताइए, आपको यहां पे किस चीज की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे देखो भैया, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लाउज हो गई, सब्जेक्ट वर्ब दूसरी क्लाउज हो गई, तो दो क्लाउजेस को मुझे जोड़ना है। अगर दो क्लाउजेस को मुझे जोड़ना है तो क्या मुझे कंजंक्शन की आवश्यकता है? बताओ, क्या मुझे कंजंक्शन की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल है। तो आपको कुछ ऐसा लगाना होगा जो कि कंजंक्शन का काम करता हो। अब एक चीज और भी है यहां पे, वो चीज ये है कि आप यहां पे जो चीज लगाएंगे वो ऐसी चीज लगाएंगे जो कि पूर्ण रूप से कंजंक्शन भी ना हो और पूर्ण रूप से मतलब कंजंक्शन का काम भी करती हो और पूर्ण रूप से कंजंक्शन भी ना हो। तो इसका मतलब हमें कोई ऐसा वर्ड चुनना होगा जो कंजंक्शन का भी काम करे और किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम करे। तो ऐसा वर्ड हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है वो ये दे रखा है हाउएवर। हाउएवर जो है ये फिर भी का मीनिंग करता है और ये एडवर्ब वाला कंजंक्शन होता है। मतलब एडवर्ब की तरह भी काम करता है ये और कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, दोनों ही तरीके से काम करता है। क्योंकि ये कंजंक्शन के अगर अंदर आप देखोगे तो ये हाउ
अलाउ नाम की एडवर्ब से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको एडवर्ब कंजंक्शन कहा जाता है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हाउएवर। अब इसका यूज क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एडवर्ब कंजंक्शन पूर्ण रूप से कंजंक्शन नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे हमने इसका यूज किया हुआ है। और ये मीनिंग भी यहाँ पे परफेक्ट कर रहा है, बाकी तो और कोई मीनिंग भी नहीं कर रहा, क्योंकि बिकॉज जो होता है ये रीजन बताने के लिए आता है, सभी लोग इसको जानते ही हैं। तो ये तो हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते थे। नन ऑफ दीज करेंगे नहीं, क्योंकि हमें कोई ना कोई कंजंक्शन तो यहाँ लगाना था। अब ये सेमी कॉलन यहाँ पे लगा रखा है, मतलब आधा काम इसने कर दिया है, आधा काम हम कोई ऐसा कंजंक्शन लगा दें जो कि आधा काम और कर दे, रहा बचा, तो वो केवल ए ही ऑप्शन में था, हाउएवर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करो। कह रहा है और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर। अब क्वेश्चन में केवल सिर्फ वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है जिसको पेयर अच्छे से याद है। अब आपको मैं यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मुझे ये तो ध्यान नहीं है कि मैंने आपको अभी प्रैक्टिस के दौरान इसको बताया है या नहीं बताया है, लेकिन हाँ इतना पता है कि मैंने चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था फाउंडेशन बैच में, तो वहाँ मैंने आपको इसको सेपरेटली बहुत अच्छे से बताया है। आपसे मैंने कहा था दो कंजंक्शन होते हैं आपके, एक तो होता है इफ़ और एक होता है आपका वेदर। दोनों ही कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको सारी बातें अच्छे से बताई हैं। मैंने कहा था मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों परफेक्ट मीनिंग करते हैं, यदि का मीनिंग करते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। ये जो इफ होता है ये आपका सिंगल फेस सिचुएशन को दिखाता है। ये किसे दिखाता है मेरे प्यारे साथी, सिंगल फेस सिचुएशन को दिखाता है। और जो आपका वेदर होता है ये आपका डबल फेस सिचुएशन को दिखाता है। अब खास बात यहां पे ये हो जाती है, अगर सिंगल फेस सिचुएशन की बात है तब तो आप दोनों को ही लगा सकते हो, मतलब ये सिंगल फेस को भी दिखाता है, ऐसी बात नहीं है, ये सिंगल फेस सिचुएशन को भी दिखाता है और डबल फेस को भी दिखाता है। तो जब भी कभी सिंगल फेस सिचुएशन की बात होगी तो आप इफ का भी यूज कर सकते हो, आप वेदर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब बात डबल फेस सिचुएशन की होगी तो वहां केवल आप वेदर का यूज करेंगे, आप इफ का यूज नहीं कर सकते। तो आपको यह दिमाग में रखना है कि डबल फेस सिचुएशन को बताने के लिए इफ का यूज नहीं किया जाता, केवल किसका यूज किया जाता है, वेदर का यूज किया जाता है। अब तुरंत बच्चे के माइंड में एक क्यूरियोसिटी ये उत्पन्न होती है कि भैया जी हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डबल फेस सिचुएशन है या यहाँ पे सिंगल फेस सिचुएशन है। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा पेयर होता है, आपको इस वेदर का यूज तभी करना है, मतलब करना ही करना है हर हाल में, जब आपको और लगा के दे दे या फिर और नॉट लगा के दे दे। तो आपको हर हाल में किसका यूज करना है, वेदर का यूज करना है। फिर आप किसी भी कीमत पे इफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिकेशन होता है कि जो सिचुएशन आपको दे रखी है वो डबल फेस हो चुकी है। तो आपको ये पेयर इसका दिमाग में रखना है कि अगर और या और नॉट आपको मेंशन करके दे दिया और वहां इफ या वेदर में से आपको एक चुनना है तो आप वेदर को ही चुनेंगे, इफ को नहीं चुनेंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ, क्या आपको सीधे सीधे यहाँ पे और नॉट नजर आ रहा है? तो भैया अभी तो बताया और नॉट का पेयर वेदर के साथ होता है, डबल फेस सिचुएशन बनती है। तो कह रहा है यदि तुम मुझे चाहे अलाउ करो या नहीं करो मैं तो मेला देखने जाऊंगा। अलाउ करो या ना करो तो डबल फेस सिचुएशन बन गई, तो इसी वजह से यहां पे क्या आएगा, वेदर आएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन। बाकी मैंने आपको सारे कंजंक्शन के बारे में बता ही दिया है। अंटिल के बारे में मैंने जानकारी अच्छे से दे रखी है। ये आपका टाइम कंजंक्शन होता है, निगेटिव कंजंक्शन होता है। निगेटिव कंजंक्शन यानी इसके साथ कभी भी आप कोई भी और निगेटिव एडवर्ब वगैरह नहीं लगा पाएंगे, और ये मीनिंग करता है जब तक नहीं का। ये हिंदी मीनिंग इसलिए कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी बच्चे हिंदी मीनिंग पूछते हैं कि गुरुजी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकलता है। तो कंसीडर करते हुए चलते हैं, जो भी आपको ज़रूरत होती है उनकी। आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर करने के लिए ना आप बहुत ही आसानी से आंसर लगा सकते हो। कैसे, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ही गॉट मैरिड टू द रिच वुमेन डैश, फिर कॉमा दे रखा है आपको, फिर कह रहा है ही गेव अप हिज जॉब। कह रहा है जैसे ही उसकी शादी हुई उस अमीर औरत से, जैसे ही उसकी शादी हुई उस अमीर औरत से उसने जॉब छोड़ दी अपनी। तो जैसे ही शादी हुई उसने तुरंत अपनी जॉब छोड़ दी। तो मेरे प्यारे साथी ये जैसे ही वाला मीनिंग कौन सा कंजंक्शन देता है,
तो कह रहा है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है जब एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली सिचुएशन होती है, मतलब एक हाथ ये काम हो रहा है, एक हाथ ये वाला काम हो रहा है, तब वो ऑन द अदर हैंड बोलते हैं हम। फिलहाल ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ना यहाँ पे देखो ना, अगर मैंने ये प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दी तो मीनिंग तो ये करेगी। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि मीनिंग नहीं करेगी, मीनिंग करेगी, लेकिन फिर वही चीज, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, मतलब एक क्लाउज बन गई, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, मतलब दूसरी क्लाउज बन गई। तो भाई क्वेश्चन में दो क्लाउजेस दे रखी हैं, एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो क्लाउजेस दे रखी हैं, तो क्या मुझे उनको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन नहीं लगाना होगा? अब आप देख के बताओ, आपकी ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये कंजंक्शन का काम थोड़ी ना करेगी। मैंने आपको बताया था इंग्लिश के अंदर जो चीज जैसी होती है वो उसी का काम करती है। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो ये प्रेपोजिशन का ही तो काम करेगी भाई। तो नहीं है, नहीं हो सकती, ये आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आपका मोरेबर, ये एडवर्ब से बना हुआ कंजंक्शन है तो एडवर्बियल कंजंक्शन बोल सकते हैं। फिलहाल इसकी आवश्यकता हमें यहाँ पे भी नहीं है। बाकी दो भी आपका कंजंक्शन है और एज सून एज भी कंजंक्शन है। अब आप तो जानते हो ना, दो का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंट्रास्ट क्रिएट कराना होता है कि हालांकि ऐसा था लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। अब आप समझो, यहां पे कह रहा है कि भाई उसने जैसे ही उसकी शादी हुई उस अमीर औरत से, उसने जॉब छोड़ दी। तो इसमें क्या कंट्राडिक्ट वाली बात हो रही है? क्या कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जिस जहां से कंट्रास्ट बन रहा हो, मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत मीनिंग कर रही हो, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं ना, इसका मतलब दो भी नहीं आ सकता। यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ये बनेगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, एज सून एज, एज सून एज। ठीक है, ये हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ये टाइम कंजंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा पिछला एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था, दो वाला ही था वो। तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था, दो लगवाया था। तो मैंने वहां पे आपसे एक बात कही थी कि जैसे ही आप दो का यूज करोगे, ठीक है, जैसे ही आप दो वर्ड का यूज करोगे, वहां पे दो वर्ड का यूज करोगे तो ये अपने आप में ना कंट्रास्ट वाला कंजंक्शन होता है, इसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। मैंने कल की क्लास में भी ये बात पढ़ाई थी कि ये कौन से कंजंक्शन होते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और इनका यूज आप तभी करेंगे जब दो क्लाउजेस अपने आप में एक दूसरे का विपरीत मीनिंग कर रही हो। अगर ये वाली नेगेटिव मीनिंग कर रही होगी तो इधर वाली पॉजिटिव मीनिंग करेगी, अगर इधर वाली पॉजिटिव मीनिंग करेगी तो इधर वाली नेगेटिव मीनिंग करेगी। मतलब उसका जस्ट उल्टा मीनिंग करना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करो। कह रहा है द ओल्ड वुमेन वॉक्ड केयरफुली विद हर हैवी लोड डैश शी शुड फेल। अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ है? बिल्कुल पीछे वाले की तरह है। आप याद होगा आपको, मैंने कहा था जैसे ही शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, ऑप्शन में से तुरंत उसका पेयर चेक करना। क्या अनलेस के साथ किसी का पेयर बनता है? नहीं। क्या अनटिल के साथ किसी का पेयर बनता है? नहीं। ऑल्दो के साथ किसका पेयर होता है? या तो कॉमा या फिर येट, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और बट नहीं आ सकता, यही तो बताया था। तो आप मुझे बताओ, क्या यहां पे दे रखा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, यहां तो दूर दूर तक नहीं दे रखा। इसका मतलब यहां पे ऑल्दो भी नहीं आएगा। और जब तीन ऑप्शन कट गए तो कौन सा बचा? केवल केवल डी वाला ऑप्शन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सिर्फ आपको चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जब आपको जानकारी होगी, विद इन सेकेंड क्वेश्चन को उड़ा उड़ा के फेंकोगे आप, विद इन सेकेंड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करो। कह रहा है आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने शायद करा दिया था, तो यहां पे मैंने कहा था आइदर के हिसाब से और का पेयर बनेगा, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आइदर के साथ और किसी का पेयर होता है? बिल्कुल नहीं होता भाई। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है आई वॉज सरप्राइज टू सी, फिर डैश अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। मैं सरप्राइज थी ये देख के। क्या देख के सरप्राइज थी? अविका कुड राइट सच पोएम्स इन हिंदी। तो यहां पे देखो, अगर आपने सिंस लगाया, एज लगाया, बिकॉज लगाया, तो आप एक बात बताओ, क्या मैंने आपको सीधा सीधा एक पॉइंट याद कराया था? मैंने कहा था सिंस हो गया, एज हो गया और बिकॉज हो गया। ये तीनों के तीनों कंजंक्शन जो हैं, ये कारण बताने के काम में आते हैं। तीनों के तीनों कंजंक्शन किस काम में आते हैं? कारण बताने के लिए, यानी रीजन बताने के लिए आते हैं। मैंने आपको बताया था कॉज बताने के लिए आते हैं। तो आप यहां पे अगर थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे तो आप ये कहोगे कि भैया जी
एज भी उसी का मीनिंग कर सकता है, सिंस भी उसी का मीनिंग करता है, बिकॉज भी उसी का मीनिंग करता है। अब एक ही चीज का मीनिंग करने के लिए मैं तीनों लगा सकता हूं, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। तीनों के तीनों कारण परिणाम वाली बात करने के लिए आ जाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा मीनिंग में डिफरेंस आता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ भी। कारण परिणाम बताने के लिए तीनों लग जाते हैं। तो यहां पे तीनों में से कुछ भी नहीं आ सकते। अब यहां पे आप बोलने के लिए ऐसे नहीं बोल सकते थे क्या, आई वॉज सरप्राइज टू सी बिकॉज अबिका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। भाई मैं सरप्राइज था ये देख के, क्योंकि अबिका जो थी वो अच्छी पोएम्स लिख पाई, मतलब उसने बहुत अच्छी पोएम्स लिख दी थी हिंदी में। या सिंस एज बोलोगे तब भी ऐसा ही मीनिंग आएगा। तो हम इनमें से किसी को यहां पे नहीं लगा सकते। हाँ, अगर यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर इन्हें तीनों में से कोई एक दे रखा होता और अदर कंजंक्शन दिए होते, तब हम बिल्कुल लगाते, क्योंकि फिर हमें रीजन दिखाना होता है यहां पे। क्योंकि सरप्राइज होने का, सरप्राइज है तो किस लिए सरप्राइज है उसका रीजन बताना है ना। तो सरप्राइज होने का रीजन बताने के लिए हमें लगाना पड़ता। तो फिलहाल तो अब यहाँ पे हम नहीं लगा सकते कुछ भी, क्योंकि तीनों में से कोई सा नहीं लगा सकते। तो एक जो हमारे पास बच रहा है दैट, वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, सरप्राइज, तो दैट यहां पे आएगा एकदम राइट। बाकी आगे चलते, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर हमारे फिलर के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ही इज रिच डैश अमीर हैप्पी। तो रिच डैश हैप्पी, तो आप अगर देखोगे तो मैंने आपको को रिलेटिव कंजंक्शन बताए थे, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताए थे। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने आपको याद कराने के लिए कहा था, ये 7 होते हैं और इनको हम याद कराते हैं किससे, फैन वॉइस से। जिससे मैंने आपको कौन कौन सा याद कराया था, एफ से फॉर होता है, ए से एंड होता है, एन से नॉर होता है, बी से बट होता है, ओ से और होता है, बाई से येट होता है, और एस से क्या होता है आपका मेरे प्यारे साथी, सो होता है। तो मैंने आपको सातों के सातों याद कराए थे। और मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की खास बात होती है कि ये अपने आसपास ना सेम सेम चीजों को जोड़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये सेम मीनिंग के भी हैं। रिच भी आपका पॉजिटिव मीनिंग का कंजंक्शन है और हैप्पी भी। तो आपको कुछ ऐसा वर्ड लाना पड़ेगा जो दोनों को एकदम सेम सेम ले। तो आपको याद होगा मैंने अलग से आपको पढ़ाया था एंड कंजंक्शन, और मैंने कहा था इसकी खास बात होती है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम सेम लेगा ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ हर चीज सेम होनी चाहिए उनकी। अगर इधर वो सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अगर इधर पॉजिटिव मीनिंग में लिखा हुआ वर्ड है तो इधर भी पॉजिटिव मीनिंग में ही होना चाहिए। आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे साथी, अब आप मुझे देख के बताओ, रिच पॉजिटिव मीनिंग का वर्ड है, हैप्पी पॉजिटिव मीनिंग का वर्ड है, तो मैं और नहीं लगा सकता क्योंकि ये ऑल्टरनेट वाली सिचुएशन बना देगा। बिकॉज नहीं लगा सकता क्योंकि रीजन वगैरह नहीं बताना मुझे। नॉर नहीं लगा सकता क्योंकि फिर तो वो वाली बात हो जाएगी, ना तो हैप्पी ना खुश, वो वाली बात हो जाएगी। तो फिर मुझे क्या लगाना होगा, 3 ऑप्शन खट गए तो एक ही बचा हमारा एंड। तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां से आगे। आपको जो यहां से आगे बताना है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, और मैं ऑलरेडी मार्क कर दूंगा जिस पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। तो मैंने मार्क कर दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में बट को। आप मुझे बताइए इसको कैसे आंसर निकालेंगे। देखो आपको इस क्वेश्चन को करने में समय लग सकता है, पर मैं इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड थर्ड वाले ऑप्शन को मार्क करके निकल जाता। अब आप कहेंगे भैया जी कैसे, मैं ऐसे निकल जाता क्योंकि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा, ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट अ गुड मैन। तो मैंने सबसे पहले अपनी इस चीज पे फोकस किया कि भाई नॉट ओनली दे रखा है, और मैंने सीधे सीधे आपसे एक नहीं कहा है कि जैसे ही आपको कोई भी को रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज नजर आए तो सबसे पहली चीज उसका पेयर चेक करना और दूसरी चीज उसकी प्लेसिंग चेक करना, कहा था ना। तो नॉट ओनली का पेयर आप मुझे बताओ, अगर आपको इंप्रूव करना था तो नॉट ओनली का पेयर क्या केवल बट होता है, तो आप कहेंगे नहीं होता भैया जी, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट खत्म। फिर आप जानते हो ना नॉट ओनली का पेयर तो बट ऑल्सो होता है, यहां इंस्टीड ऑल्सो कर दिया, यहां बट सेलेडम कर दिया, 3 ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही बच गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। अब ये क्वेश्चन का भी आंसर करने के लिए आपको समय लग सकता है, लेकिन मेरे को फिर से टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने फोकस से चीजों को करूंगा और आपको भी वही फोकस बताऊंगा। आप देखो ना यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करने वाला पार्ट दे रखा है ये, और आप क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है नो सूनर हैड द टीचर एंटर द रूम एंड द बॉय रस्ड टू द सीट टू देयर सीट्स। अब आप मुझे बताइए, आपको नो सूनर दे रखा है। नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब वाला कंजंक्शन है, और मैंने आपसे सीधे कहा था जब भी आप ऐसी चीजें यूज करेंगे,
मतलब निगेटिव एडवर्ब्स यूज करेंगे तो आपको इन्वर्जन अप्लाई करना होगा। देखो इन्वर्जन अप्लाई करके दे रखा है। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई आप इसका पेयर चेक करना, तो मैंने आपको निगेटिव एडवर्ब्स के पेयर गिनाए थे, याद होगा आपको। मैंने कहा था नो सूनर का पेयर देन के साथ होता है, और बाकी जो नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली, उनका पेयर होता है व्हेन के साथ। तो यहां पर देन तो आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर का पेयर एंड के साथ नहीं होता, देन के साथ होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। तो आप यहां पे पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें बस उनको देखो और क्वेश्चन को उड़ाओ। आप जानते हो लेस्ट एक कंजंक्शन है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये निगेटिव कंजंक्शन होता है, यानी निगेटिव कॉनोटेशन का कंजंक्शन होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब ये निगेटिव कंजंक्शन है तो इसके साथ नॉट या नेवर जैसी चीजें नहीं आएंगी, यानी कोई भी निगेटिव एडवर्ब आप इसके साथ नहीं लगाओगे। तो आप जरा मुझे देख के बताओ, क्या आप ये दो ऑप्शन देखते ही नहीं उड़ा सकते थे, क्योंकि यहां पे भी नॉट दे रखा है, यहां पे भी नॉट दे रखा है। फिर मैंने आपसे कहा था कि लेस्ट एक ऐसा कंजंक्शन है, एग्जामिनर चाहे कोई सी मॉडल वर्ब लगा के दे दे, वो सारी गलत हो जाएंगी सिवाय शुड के। तो केवल एक ही ऑप्शन में मुझे शुड नजर आ रहा है, फोर्थ वाले में, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो भाई यही मेरा आंसर होगा। यहां पे थर्ड वाले में आप देखो ना, इसमें बिल मॉडल वर्ब लगा रखी है। तो मैंने कहा ना आपकी 13 मॉडल वर्ब होती है, एग्जामिनर 13 में से 12 कोई सी भी लगा के दे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेस्ट कंजंक्शन कभी भी दे रखा होगा तो उसके साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल वर्ब दे रखी होगी तो आएगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपका दिल दहला देगा, बिल्कुल एकदम। एक क्वेश्चन इतना खतरनाक आने वाला है जो आपका दिल दहला देगा। लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। क्यों है दिल दहला देने वाला, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है टेक केयर लेस्ट ही वुड फॉल। अब जरा मुझे आप बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आप गलती पकड़ पा रहे हैं? तो बच्चे सबसे पहले एकदम नॉर्मल तरीके से हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर मुझे एक थोड़ा सा हटके एक पॉइंट आपको सिखाना है। आप यहां पे देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको लेस्ट कंजंक्शन दे रखा है। अभी पीछे मैंने आपको लेस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी कि निगेटिव कंजंक्शन होता है, इसके साथ नॉट, नेवर या नेगेटिव एडवर्ब नहीं आती। यदि कहीं ऐसा ना हो जाए का मीनिंग करता है। इसके साथ अगर मॉडल वर्ब लगाओगे तो वो केवल एक ही आ सकती है, शुड, और कोई मॉडल वर्ब नहीं आ सकती। तो आपने सबसे पहले यही चीज देखी कि भैया ने बताया था कंजंक्शन के साथ में कि जो लेस्ट होता है इसके साथ और कोई मॉडल वर्ब नहीं आ सकती। यहां वुड लगा रखा है, मतलब बात गलत है, तो ये नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता। अब बच्चा तुरंत पता है क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि भैया ने बताया था वुड मॉडल वर्ब तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ शुड मॉडल वर्ब आती है, हर हाल में आती है। अब जैसे ही आप यहां पे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने जाओगे, ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे ही आप यहां पे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने जाओगे, आपको यहां पे ये मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढो ना, दे रखा है क्या किसी ऑप्शन के अंदर, देख के बताओ जरा, क्या किसी ऑप्शन के अंदर दे रखा है? तो आप कहेंगे यहां मॉडल वर्ब में लगा रखी है, नहीं होगा। यहां फॉल लगा रखा है, यहां फॉल्स लगा रखा है। दोनों में से आंसर कौन सा बनेगा? अब आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पे लेस्ट से रिलेटेड एक इतना दिल दहला देने वाला कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। देखो, लेस्ट के साथ में अगर आपको मॉडल वर्ब वाला ऑप्शन दे रखा हो, मेरी बात ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से। मैंने कहा जब आपको लेस्ट कंजंक्शन दिया हुआ हो और आपको मॉडल वर्ब वाला ऑप्शन दिया हुआ हो, तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि आप मॉडल वर्ब वाले ऑप्शन को ही चुनें। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको मॉडल वर्ब वाला ऑप्शन ना दिया जाए, तो लेस्ट के साथ में आप सेकंड वाला कॉम्बिनेशन, लेस्ट के साथ में आप जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। होता क्या है कि लेस्ट एक ऐसा कंजंक्शन होता है, इसके साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन आप ये करिएगा, सेकंड वाली जो बात है वो ये है कि इसके साथ में आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जब जब आपको मॉडल वर्ब लगा के ना दे तब, यानी शुड मॉडल वर्ब लगा के ना दे तो आप इस केस में इसके साथ में क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये यहां पे लिख लीजिएगा।
इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये और करके लिख लो, अगर मॉडल वर्ब वाला दे रखा होगा तब तो इसी को प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन अगर नहीं दे रखा होगा तो आप इसके वाले पे चले जाएंगे, सेकंड वाले पे। तो ये था ना दिल दहला देने वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो, हम वुड फेल तो नहीं लगा सकते क्योंकि गलत हो जाएगा, मॉडल वर्ब लगानी है तो वो तो केवल शुड ही लगेगी, लेकिन अब हमें यहाँ दे ही नहीं रखी। अब यहाँ फॉल दे रखा है, यहाँ फॉल्स दे रखा है, तो आप देखो ना आपका ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है प्यारे साथी। अगर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो सिंगुलर वर्ब आती है ना। पर कई सारे बच्चे यहाँ पे भी बेचारे गलती में जल्दबाजी के चक्कर में बी वाला ऑप्शन लगा दिए होंगे, गलत हो जाओगे भाई, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर आएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो जरा मुझे बताओ, था ना ये बढ़िया क्वेश्चन? कमेंट में बताना, ठीक है इसको, क्योंकि ये भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो गलत है, और फिर बच्चा उसको चैलेंज करके आ जाता है। फिर एसएससी जो है वो देखती वगैरह कुछ है नहीं, सीधे डायरेक्ट मार्क्स टू ऑल कर देती है, फिर दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को। तो भाई पूरा लॉजिक समझ लिया करो, फिर चैलेंज किया करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करो। कह रहा है नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। अब यहां पे ना आपको देखना होगा, ये वाला पार्ट आपको इंप्रूव करना है। अब आप देखो इस पार्ट में दे क्या रखा है, नॉट ओनली। मैंने आपको बताया था नॉट ओनली एक नेगेटिव वर्ड होता है, कि भाई ना तो केवल बस वो फिल्म देखने गए बल्कि उन्होंने डिनर भी किया बाहर, ये वाली बात है। तो नॉट ओनली अपने आप में एक कंजंक्शन, को रिलेटिव कंजंक्शन वाला पेयर है। तो आप जानते हो नॉट ओनली एक अपने आप में कैसा वर्ड है भाई, नेगेटिव वर्ड है। और मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव वर्ड जो क्लाउज होती है उसके पहले आ जाए तो भैया आपको क्या करना होता है, अगर आप निगेटिव टाइप की कुछ भी चीज़ अगर बिल्कुल शुरू में लगा दी क्लाउज के, तो मैंने कहा था आपको इन्वर्जन अप्लाई करना होता है। क्या आपने इन्वर्जन अप्लाई किया? नहीं। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बनेगा जिसके अंदर इन्वर्जन अप्लाई हो रखा होगा। अब देखो ना, यहाँ पे दे डिड नॉट गो नॉट ओनली कर दिया। भाई आप देखो यहाँ पे अगर करोगे तो ऐसी बात नहीं कि ऐसे करके ठीक नहीं कर सकते, आप नॉट ओनली को अंदर लेके चले जाओ, और निगेटिव वर्ड को जब आप अंदर लेके चले जाओगे तो इन्वर्जन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चीज गलत हो गई, देखो आपने निगेटिव एडवर्ब भी लगा रखी है, आपने यहाँ पे भी निगेटिव एडवर्ब लगा रखी है, भाई डबल डबल निगेटिव एडवर्ब, कोई लॉजिक है क्या? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन नहीं हो जाएगा फिर ये? तो यहां पर भी चीजें गलत हो गई। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो आप ये देखो, यहां पे कह रहा है दे नॉट ओनली वेंट। अब यहां पे आप सोचना, यहां पे बट ऑल्सो वर्ब से पहले है, नॉट ओनली भी वर्ब से पहले है, लेकिन यहां पे गड़बड़ ये कर दिया, अब आपने नॉट ओनली को कहां लगा दिया, मेन वर्ब से पहले लगा दिया। लेकिन मेन वर्ब से पहले लगा दोगे तो भाई फिर बात गलत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि नॉट ओनली अपनी जगह पे जहां दे रखा है वो फिक्स है, वो एक कंजंक्शन है, तो आपको उसी जगह पे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उसको कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि फिर वो काम नहीं कर पाएगा जो इस काम के लिए उसे यूज़ किया गया है, और नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं क्योंकि ऊपर गलती दे रखी है। तो नॉट ओनली को हमें इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो वर्ब से पहले आए और अपनी बिल्कुल क्लाउज के शुरू में आए, क्योंकि देखो बट ऑल्सो यहाँ पे क्लाउज के शुरू में दे रखा है, तो नॉट ओनली को भी क्लाउज के शुरू में ही रखना पड़ेगा। अब नॉट ओनली को क्लाउज के शुरू में रखोगे तो वो केवल इसी ऑप्शन में है, और देखो वर्ब से पहले भी है, डिड यहाँ पे देखो हैड हेल्पिंग वर्ब से पहले है, यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो सेम सेम चीजों से पहले होना चाहिए, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से पहले, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से पहले है। दूसरी चीज मैंने कहा, यहाँ पे भी देखो क्लाउज के बिल्कुल शुरू में बट ऑल्सो दे रखा है, तो यहाँ नॉट ओनली भी क्लाउज के बिल्कुल शुरू में ही दे रखा है, यानी परफेक्टली जो हमारा आंसर एकदम बन रहा है वो कौन सा है, ए वाला ऑप्शन। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी चीजें नहीं होंगी भाई, बाकी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है मैरी वंडर्ड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज सी वॉज। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैरी थी वो आश्चर्य में थी कि अन्य लड़कियां भी उतनी एक्साइटेड कैसे हो सकती हैं जितने की वह थी। अब यहाँ पे वंडर यानी डाउट वाली स्टेशन, मतलब एक तरीके से डाउट वाली बन गई बात। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो ये जिस तरीके की स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें अपने आप में उसको क्या है, डाउट है, कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जितनी मैं एक्साइटेड हूं उतनी अदर लड़कियां भी एक्साइटेड हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको ना इस चीज को लेके डाउट था। अब आपको याद होगा कंजंक्शन चैप्टर के अंदर ही मैंने आपको पढ़ाया था, दो तरीके के कंजंक्शन होते हैं आपके,
एक तो मेरे प्यारे साथी आपका होता है इफ और वेदर वाली पार्टी, ये होती है एक तो इफ और वेदर वाली पार्टी होती है, और एक आपका होता है मेरे प्यारे साथी दैट वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको डाउट वाली सिचुएशन हो, यानी जब आपको डाउट हो, क्या बताया था मैंने, जब आपको डाउट हो तो उस केस में आप इफ या वेदर का यूज करेंगे, और जब आपको डाउट ना हो यानी नो डाउट वाली सिचुएशन हो, बिल्कुल आप चीजों को लेके क्लियर हो, आपको कोई डाउट ना हो, तो उस केस में आप दैट यानी कि नो डाउट वाली कंजंक्शन जो है वो यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है बढ़िया तरीके से। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आपने दैट लगा दिया तो डाउट वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी, सर्टेन वाली स्थिति आ जाएगी, तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं वेदर भी लगा सकता हूं, इफ भी लगा सकता हूं, तो भाई दी गई चीज कोई गलत थोड़ी ना है। इफ भी ठीक है, वेदर लगा दोगे वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमें दिया गया है वो अपने आप में ठीक है। हमारे पास नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन दे रखा है, हम उसको चुन सकते हैं। ये नहीं जबरदस्ती कि ना भैया इफ की जगह पे हमारा तो वेदर लगाने का मन कर रहा है तो हम सेकंड ऑप्शन लगा देते हैं, भाई बात गलत हो जाएगी। मैंने कहा डाउट वाली कंजंक्शन में आपको अगर लगानी होगी तो आप इफ और वेदर में से किसी को भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दे रखी है उसको अगर अगर सही दे रखी है, आपको इफ या वेदर में से ही कोई दे रखी है और डाउट वाली स्थिति ही अगर आपको वहां बतानी है, तो आप नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन को चुनना, ये नहीं कि उसकी जगह पे दूसरी वाली से उसको रिप्लेस कर दोगे, वो चीज गलत हो जाएगी। अब यहां पे दैट और इफ मतलब डाउट वाली कंजंक्शन और नो डाउट वाली कंजंक्शन दोनों एक साथ लगा दी, तो भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो ये तीनों ऑप्शन आप खत्म करेंगे, यहां जो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो नो इंप्रूवमेंट बनेगा। अब ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको दैट और इफ और वेदर इन तीनों कंजंक्शन का एक साथ आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम हो, जो कि होता है डाउट वाली कंजंक्शन और नो डाउट वाली कंजंक्शन। मैंने बहुत अच्छे से आपको एकदम इलैबोरेट करके फाउंडेशन बैच के अंदर सारी बातें बताई हुई है। नेक्स्ट आ जाइए, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करेंगे। कह रहे द प्राइस कैन नॉट बी क्वाटेड एक्सेप्ट वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। कह रहे प्राइस तब तक नहीं बताया जा सकता है, वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल, जब तक हम सैंपल को एग्जामिन नहीं करने दिया जाता है। मतलब जब तक हमें एग्जामिन नहीं करने दिया जाएगा सैंपल को, तब तक हम कैसे इसका मूल्य बता सकते हैं, कैसे इसका प्राइस बता सकते हैं भाई। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको ना एक शर्त बतानी है, यहां शर्त बताने की बात हो रही है, शर्त बताने की बात हो रही है। शर्त मतलब कंडीशन। अब आप देखो ना, जो ये एक्सेप्ट दे रखा है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेक्ट, ये आपको होमोनिम में सिखाए जाते हैं ये वाले वर्ड। ये आपका क्या दे रखा है, एक्सपेक्ट। अब दो वर्ड होते हैं, ये दोनों थोड़े थोड़े ना दिखने में सेम है, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, लेकिन दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी डिफरेंस है। ये जो एक्सपेक्ट होता है ये वर्ब होता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज की होप करना, यानी आशा करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। और जो ये एक्सेप्ट वाला मीनिंग है, ये के सिवाय का मीनिंग करता है, के सिवाय, के अलावा भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो आप जरा मुझे देख के बताओ, क्या आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन की आवश्यकता है? तो आप देखकर फिर से वही चीज चेक करो। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउज बनाते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें दो क्लाउजेस दे रखी है, और दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती, दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। प्रेपोजिशन जोड़ने का काम नहीं करता कभी भी, प्रेपोजिशन एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करने का काम करता है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, यानी कि जो दिया हुआ हमें दे रखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत है। अब इसकी जगह पे हम क्या लगाएं? तो मेरे प्यारे साथी, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि ऊपर गलती दे रखी है। इफ नहीं लगा सकते क्योंकि ये कंडीशन बताने का काम करता है। फिलहाल यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये काम नहीं चलेगा इससे भाई, इफ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें निगेटिव मीनिंग करना है कि जब तक हमें सैंपल को एग्जामिन नहीं करने दिया जाता, निगेटिव मीनिंग देना है। और निगेटिव मीनिंग कंडीशन में अगर देना है तो उसके लिए हमारे पास एक ही कंजंक्शन होता है, वो है अनलेस। बाकी बिकॉज तो रीजन बताने के लिए आता है ना, रीजन और कॉज बताने के लिए, तो एक ही वर्ड है हमारे पास, वो कौन है, अनलेस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करेंगे। कह रहे यू कांट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। फिर से कंडीशन वाली बात है,
अब आप देखो कह रहा है तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैंट गेट गुड मार्क्स, ये बोल रहा है। तो मैंने आपसे कहा था, अभी मैंने पीछे बताया था, अनलेस एक कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन होता है। इसकी खास बात ये होती है एक निगेटिव कंजंक्शन होता है, यानी इसके साथ वाली क्लाउज में आप किसी भी कीमत पे नॉट, नेवर या निगेटिव एडवर्ब नहीं लगा सकते। आप देखो आपने यहाँ पे नॉट निगेटिव एडवर्ब लगा रखी है, तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट खत्म। यहाँ पर अनटिल जो होता है, याद रखना, जैसे अनलेस कंडीशन के लिए काम करता है वैसे ही अनटिल नाम का एक कंजंक्शन होता है, ये भी आपका निगेटिव कंजंक्शन होता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये टाइम की रेफरेंस में आता है और इसका मीनिंग होता है जब तक नहीं, ये टाइम की रेफरेंस में आता है। ऐसे ही टिल भी होता है आपका, लेकिन टिल की खास बात ये होती है कि ये प्रेपोजिशन का काम करता है। ठीक है, टिल जो होता है ये प्रेपोजिशन का काम करता है, टिल मंडे, टिल मॉर्निंग ऐसे करके, और ये पॉजिटिव मीनिंग भी करता है, ये भी चीज है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे टिल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रैपो के रूप में काम करेगा, कोई मतलब नहीं। अनलेस, अब देखो अनटिल ये निगेटिव कंजंक्शन है तो इसके साथ भी निगेटिव एडवर्ब नहीं आ सकती, हालांकि हमें तो कंडीशन के लिए लेना है तो आएगा तो अनलेस ही, लेकिन उसके साथ निगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप देखो आपने 3 ऑप्शन तो उड़ा दिए, तो एक जो बच गया वही आपका आंसर है। कहां पे दे रखा है भाई? सेकंड वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे, ये भी बढ़िया है। कह रहा है यू कैन नॉट पास एज लॉन्ग एज यू स्टडी। देखो अगर एज लॉन्ग एज लगाओगे तो ये लंबे समय को, यानी एक टाइम के पीरियड को दिखाने के लिए आता है, और वो भी एक लंबे पीरियड को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो ना, आपको निगेटिव मीनिंग करना है कि भाई यदि तुम पास नहीं हो सकते, यदि तुम स्टडी नहीं करोगे तो निगेटिव मीनिंग देना है मुझे। अब अगर निगेटिव मीनिंग देना है तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या लगा सकते हो आप। अब आप ध्यान से देखो, एज लॉन्ग एज तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि ये मीनिंग प्रॉपर नहीं करेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँ? प्रोवाइडेड दैट लगा दूँ। भाई प्रोवाइडेड दैट ये बशर्ते का मीनिंग करता है, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अनलेस लगा दें। लेस देखो कोई कंजंक्शन नहीं होता, आपको मैं बता दूं, ये अपने आप में एक सफिक्स होता है। दो सफिक्स होते हैं, एक तो होता है नेस और एक होता है लेस। अब याद रखना, कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर नेस सफिक्स लगा हुआ हो तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन बन जाता है, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में लेस सफिक्स लगा हुआ हो तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव बन जाता है, और जो इसका मीनिंग आता है वो निगेटिव सेंस में निकल के आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता दूं, क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बी वाला बनेगा, क्योंकि आपको शर्त बतानी है कि भाई तुम पास नहीं हो सकते अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव कंडीशन बताने के लिए आता ही है, तो बस वही हमें चाहिए था, आंसर लगा दिया। लेस अपने आप में कोई मतलब नहीं है, और ऊपर गलती दे रखी थी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है आज का, आंसर कीजिए। कह रहा है आई सेल नॉट गो अंटिल आई एम इन्वाइटेड। कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई मुझे इनवाइट नहीं किया गया है। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर एक बात बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ इस प्रकार की बात की गई है कि भाई जब मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया है तो मैं क्यों जाऊंगा। अब कई सारे बच्चे इसको टाइम के सेंस में ले लेते हैं कि जब तक मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है मैं नहीं जाऊंगा। भाई आप समझो, क्या इस तरीके से बात कही जा सकती है? भाई कंडीशन बताने की बात है, वो सीधे बोल रहा है कि जब तक मुझे, भाई मुझे इनवाइट नहीं किया गया है, जब मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया, यदि मुझे इनवाइट ही नहीं किया जाता है तो मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? नहीं जाऊंगा। यहां कंडीशन बताने की बात है, और अगर यहां कंडीशन बताने की बात है तो मेरे प्यारे साथी आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड, यदि मुझे इन्वाइट नहीं किया जाता है तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी कंडीशन बतानी है, वो भी निगेटिव सेंस में। और निगेटिव सेंस में कंडीशन बताने के लिए आपका अनलेस कंजंक्शन आता है, ना कि अनटिल। बाकी अनटिल और टिल ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। वेदर डाउट वाली कंजंक्शन होती है, कोई मतलब नहीं है इसका, नहीं आएगी। नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, टिल भी नहीं होगा, अनलेस होगा आपका, अनटिल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अनटिल टाइम के रेफरेंस में आता है, और यहाँ टाइम की नहीं कंडीशन की बात हो रही है कि भाई जब मुझे इनवाइट ही नहीं किया, यदि मुझे इनवाइट ही नहीं किया जाता है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे आपके जो कि कंजंक्शन चैप्टर से रिलेटेड थे, तो मैंने आपको ये करा दिए हैं। इसमें मैंने आपको 15 फिलर के क्वेश्चन कराए थे और 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कराए थे। तो ये एकदम बढ़िया तरीके से आपका कंजंक्शन चैप्टर भी फिनिश होता है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। और देखो
एक दिन आपको पता है मैं आपको ब्रेक देता हूँ ताकि आप अगला चैप्टर रिवाइज करके आओ। अब अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो कंडीशनल होगा और उसके 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो बेटा रिवाइज करके अच्छे से आना ताकि बढ़िया तरीके से हम आपको क्वेश्चन कराएं और आपको समझ में आए चीज़ें। रिवाइज करने के लिए आप ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टीचर से पढ़े हुए हो, आपके कहाँ के नोट्स हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ से रिवाइज करके आओ, अपने नोट्स जो आपके बने हुए हैं जिस भी प्यारे टीचर्स से आपने पढ़ा है, डी एड सर से जिससे भी पढ़ा है, उनके नोट्स रिवाइज करके आओ। आराम से क्वेश्चंस बनेंगे क्लास के अंदर, ये बात तय है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रिवाइज करना। अगर मुझसे पढ़ रखा है फाउंडेशन बेस से तो उस नोट्स को रिवाइज करना, एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाओगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे।